हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSS मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 जीवों की दुनिया। और उसमें साइंस का चैप्टर है चैप्टर 8। और इससे पहले मैं 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 जीवों की दुनिया। तो इसमें पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो लिखेंगे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव टिक मारेंगे, किस मारेंगे? नील हरित शैवाल। कैसे, क्या है? नील हरित शैवाल, यानी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। पॉइंट नंबर 2, अब ये 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये 3 सिद्धांत हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 2, 3 और 4 ये 3 सिद्धांत हैं और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई परीक्षा से ही सौर विज्ञान क्वेश्चन आता है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। पहला, विकासवाद का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकासवाद आई है वहाँ डार्विन अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो विकासवाद का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। कहीं भी वर्ड आया विकासवाद तो समझ लीजिए वो डार्विन का है। तो विकासवाद सिद्धांत किसका है? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। दूसरा है आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। कौन सा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और ये दिया था लैमार्क ने। क्या दिया था? लैमार्क ने। और आपका अगला सिद्धांत है विकास के उत्परिवर्तन। कौन सा? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और यह था ह्यूगो डी ब्रिज। कौन से हैं? ह्यूगो डी ब्रिज। तो तीनों सिद्धांत हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अक्सर आते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं इनको। पहला है आपका विकासवाद का सिद्धांत, यानी विकासवाद। तो विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत ये था लैमार्क का। लैमार्क बाद डार्विनवाद, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो विकासवाद का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका है? लैमार्क का। और उत्परिवर्तन, कहीं ये लिख लीजिए, कहीं उत्परिवर्तन आ जाए, उत्परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन होना, तो उत्परिवर्तन है हमारा ह्यूगो डी ब्रिज का। किसका? ह्यूगो डी ब्रिज। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका है? ह्यूगो डी ब्रिज। ये 3 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आते हैं। अब पॉइंट 5 पढ़ेंगे, मैमथ। मैमथ वर्ड, मैमथ कौन थे? तो मैमथ हाथी के पूर्वज थे। हैं? जैसे हमारे मनुष्य के पूर्वज कौन माना जाता है? आदि मानव। तो हाथी के पूर्वज क्या बोलते हैं? मैमथ। तो मैमथ कौन थे? मैमथ हाथी के पूर्वजों को कहा जाता है। चलेंगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ। डायनासोर मेसोजोइक युग के हैं। प्रश्न आ जाता है डायनासोर किस युग के हैं? डायनासोर किस युग के हैं? तो ऐसे लिखेंगे डायनासोर लाएंगे निशान मेसोजोइक। तो डायनासोर मेसोजोइक युग के हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किनकी है? कीटों की। किनकी? कीट पतंगों की। तो सबसे अधिक संख्या किनकी है? कीटों की है। और कीट किस संघ में आते हैं? तो कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा। कीट को बोलते हैं, कीट पतंगे होते हैं ना, उड़ते हैं कीट पतंगे, तो उन कीटों को यानी कीड़ों के कीट पतंग बोलते हैं। ये होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। तो जीव विज्ञानी के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किनकी है? कीटों की। और ये कीट हैं हमारे, कीट पतंगे हैं, वो किस संघ में आते हैं? तो वो आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ में। अगला पॉइंट नंबर 8, अमीबा एवं पैरामीशियम। ये भी आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा होता है ना तिरछे आकार का, है कैसा बना दो, उल्टा सीधा बना दो, है होता नहीं अमीबा। और पैरामीशियम बताया था, ध्यान होगा जूती जैसा,
जो जूता होता है जूता, उसका आकार होता है पैरामीशियम। ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है जूते की आकृति का। अमीबा पैरामीशियम कैसे हैं? ये प्रश्न आता है कि अमीबा और ये तो पैरामीशियम है, तो ये अमीबा एवं प्रोटोजोआ, ये अमीबा एवं प्रोटोजोआ, ये है आपका अमीबा। अमीबा तो अमीबा और प्रोटोजोआ एक कोष की जंतु हैं। प्रश्न आ जाता है आपका, अमीबा और प्रोटोजोआ क्या जंतु हैं? एक कोष की है, दो कोष की है, बहुकोष की है। अब टिक लगाना कैसे हैं? तो अमीबा और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु हैं। कैसे हैं? एक कोष जंतु। और जितने भी एक कोष जंतु हैं वो जनन कैसे जनन करते हैं? वे करते हैं अलैंगिक जनन। यानी सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करते हैं। दो तरह जनन होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन है। लैंग जनन, लिंग का प्रयोग किया जैसे बोलते हैं लैंग जनन, और दूसरा हो गया इसका अपोजिट अलैंगिक जनन। तो एक कोष की जितने भी जीव हैं वो सारे अलैंगिक जनन करते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि अमीबा और प्रोटोजोआ आपके कैसे हैं? ये एक कोष की जंतु हैं, और जितने भी एक कोष जंतु हैं वे सब अलैंगिक जनन करते हैं। चलिए पॉइंट 9 की तरफ। दो तरह के जंतु होते हैं, एक होते हैं समतापी और दूसरे होते हैं असमतापी। पहले कौन जंतु होते हैं? समतापी। समतापी यानी तापमान उनका सम रहता है, समान रहता है। तो पहले करेंगे विक्र समतापी का। समतापी कौन जंतु होते हैं? तो समतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। उदाहरण पक्षी और सारे स्तनधारी। यानी समतापी क्या होते हैं? जिनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ठंडा मौसम हो तो टेम्परेचर उनका शरीर कम हो जाए, या गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। यानी जितना टेम्परेचर उनका गर्मियों में रहता है उतना टेम्परेचर उनका सर्दियों में रहता है। यानी सर्दियों गर्मियों में दोनों में उनका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो उनको बोलते हैं समतापी जंतु। और उदाहरण पक्षी, सारे पक्षी समतापी हैं, चाहे कोई सीजन हो उनके शरीर का जो तापमान है वो सेम ही रहेगा। दूसरा स्तनधारी, जितने स्तनधारी जीव हैं उन सभी का तापमान भी सेम ही रहता है। स्तनधारी कौन से होते हैं? स्तनधारी उन्हें कहते हैं जो जिसमें माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वे सारे होते हैं स्तनधारी वर्ग के। तो पक्षी और स्तनधारी, एक सारे पक्षी जितने पक्षी हैं, जैसे मोर है, चिड़िया है, गौरैया है, जितने पक्षी हैं सारे पक्षी और सारे स्तनधारी वे सारे समतापी जंतु हैं। और ये इनका जो टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता। इसका अपोजिट होता है असमतापी। असमतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अर्थात अगर वातावरण ठंडा है तो शरीर टेम्परेचर में कम हो जाएगा, और अगर बाहर गर्मी है तो शरीर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो समतापी वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उदाहरण मत्स्य यानी मछली का जो तापमान है शरीर का वो बाहर के मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उभयचर बोलते हैं, एक होते हैं जलचर कहते हैं जो जल में रहते हैं, एक होते हैं थलचर जो थल पर रहते हैं, एक होते हैं उभयचर। उभय माने दोनों ओर, यानी जो जल में भी रहता हो और जो थल पर भी रहता हो हैं। जैसे कछुए पानी में रहते हैं और जल में भी रहते हैं। मेढक से बड़ी कौन सा उदाहरण है उभयचर का? मेढक क्या है? मेढक जमीन पर भी तुम दिखा होगा फैलते हुए, और मेढक पानी में रहते हैं। तो मेढक क्या है? उभयचर है, यानी जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप में जितने सरीसृप हैं वे सारे असमतापी हैं। यानी मछली, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप ये तीनों असमतापी जंतु हैं। यानी इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब चलेंगे पॉइंट 11 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है ये कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव बताइए।
ऑप्शन 4 दे देंगे, है डायनासोर, ब्लू व्हेल, 2 और हाथी, 2 और एक और दे देंगे। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा अक्सर आप लोग देखने मिल जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल। क्या एग्जाम्पल है? ब्लू व्हेल। व्हेल मछली सुनी होगी ना आपने, व्हेल मछली। व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि उसकी आंख में, जो उसकी आंख होती है ना, उसकी आंख के अंदर ही एक हाथी आ जाएगा पूरा। उसकी आंख के अंदर एक हाथी आराम से समा सकता है। और समझ लीजिए मछली कितनी बड़ी होगी वो। तो ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? हम टिक लगा के आएंगे ब्लू व्हेल, यानी नीली व्हेल। तो इस पर आपका पॉइंट 11 ये पूरा हुआ। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये चमगादड़ बारे में क्या है? चमगादड़ कैसे प्राणी है? चमगादड़ है आपका स्तनधारी प्राणी। क्योंकि चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो स्तनधारी वर्ग में आता है। और ये किस में आता है? पक्षी वर्ग में। ये क्या है? चमगादड़। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये खास बात है चमगादड़ की। ये चमगादड़ उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है। यानी चमगादड़ क्या है? 2 बातें हैं। ये आकाश में उड़ने वाला कैसा है? एक तो स्तनधारी प्राणी है और दूसरा ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। 2 बात ध्यान रखनी है हमें। ये चमगादड़ जो है ये आकाश में उड़ता है। ये रात में रात्रिचर है, यानी चमगादड़ हमेशा रात्रि में उड़ते हैं, दिन में ये उल्टे लटके रहते हैं। तो ये स्तनधारी प्राणी है। क्यों मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो स्तनधारी प्राणी है और ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, यानी चमगादड़ को हम पक्षी नहीं कह सकते। अब पॉइंट नंबर 13, डॉल्फिन स्तनी वर्ग का एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। पर डॉल्फिन के बारे में आप फेमस है, कोई पार्क बनते हैं डॉल्फिन पार्क। तो ये मनुष्य फ्रेंडली है, मनुष्यों को जब अपना मित्र समझती है। तो जो पार्क वगैरह होते हैं, जो वाटर पार्क होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें मछलियों को पालते हुए ताकि वो मतलब मनुष्यों के बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती हैं। ये है मतलब। तो डॉल्फिन क्या है? स्तनी वर्ग का। किस वर्ग का? स्तनी वर्ग का एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। और सब मछलियों से ये डॉल्फिन है वो कैसा है? अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ। उभयचर, ये बात कर चुके हम। उभयचर इसको बोलते हैं एम्फीबिया। उभयचर के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। यानी जो जल पर रहता है उसे बोलते हैं जलचर, और जो थल पर रहे जमीन पर उसे बोलते हैं थलचर। जलचर कौन? मछलियाँ क्या हैं? जलचर हैं। थलचर कौन है? जो थल पर रहते हैं, जैसे हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जल पे भी रहे और जमीन पे भी रहे, उसको बोलते हैं उभयचर। उभय मान होता है दोनों, चर मान रहने वाला, यानी जो दोनों जगह रहे, जो पानी में भी रहे और जो जमीन पर भी रहे, उसको बोलते हैं उभयचर। तो उभयचर में कौन से आते हैं? जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। एग्जाम्पल मेढक है, मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। ये जल में भी रहता है और बाहर थल पर भी कहलाता है। मेढक जल पर भी रहता है और थल पर भी आ जाता है। तो इसे इन्हें बोलते हैं उभयचर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। कशेरुकी वर्ग। देखिए 2 वर्ग होते हैं, एक कशेरुकी वर्ग और एक होता है अकशेरुकी वर्ग। कशेरुकी बोलते हैं रीढ़ गड्डी वाले। जैसे हमारी रीढ़ गड्डी है तो हम किस में आएंगे? हम आएंगे कशेरुकी में। और जिनकी रीढ़ गड्डी नहीं होती वो आते हैं अकशेरुकी में। समझ में आता है? तो पहले 15 पॉइंट है कशेरुकी वर्ग। तो कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसी मेन मतलब ये है, कशेरुकी वर्ग वाले वो जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब अगला है इसका अपोजिट, यानी अकशेरुकी वर्ग। नाम ये अकशेरुकी, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी न हो। तो अकशेरुकी वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। सीधी बात है, कशेरुकी वर्ग में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जब अकशेरुकी वर्ग में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये समझ लीजिए आप। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ।
ऊंट, ऊंट के बारे, ऊंट तो बहुत फेमस है। तो ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, यानी ऊंट है वो अपनी आंत में क्या करता है, एक बार इतना पानी पी लेता है कि उस पानी को वो अपनी आंत में इकट्ठा कर लेता है। तो ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, जिससे कई दिनों तक उसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। क्योंकि जो पानी वाले जहाज हैं उनके लिए तो पानी चाहिए, लेकिन ये रेगिस्तान जहाज है, यानी इसमें रेत में चलता है। ये ऊंट एक ऐसा जहाज मान लीजिए जो कि रेत में चलता है, ऐसे पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। और ऊंट क्या करता है, क्यों इतने जीवित रह लेता है? क्यों? अपनी आंत में, कहाँ कर लेता है? अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, जिस कारण से कई दिनों तक जल की अवस्था नहीं होती, इसलिए ऊंट कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। अब पॉइंट नंबर 18, घटपर्डी। कुछ कीटवची पौधे होते हैं जो मांसाहारी, ठीक है ना। ये अजीब बात है ना, पौधे होकर भी मांसाहारी हैं। जैसे चीता है, शेर है, ये तो मांसाहारी हैं, ये तो मांस खाते हैं। लेकिन कुछ पौधे भी होते हैं जो शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, कीटों का। जैसे घटपर्डी। घटपर्डी जो होता है वो होता है घड़े के आकार का, इसका मुंह होता है घड़े के आकार का। तो घटपर्डी क्या है? ये एक मांसाहारी कीटवची पौधा है, ये कीटों का भक्षण करता है। क्यों? इन पौधों में क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किस कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। क्यों? कीटों में होता है नाइट्रोजन, अब इनको चाहिए नाइट्रोजन, वो मिलेगी केवल कीटों से। तो इसीलिए कीटों को आहार करके ये अपनी नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं। कौन? कीटवची पौधे, यानी एग्जाम्पल घटपर्डी। नाम इसका घटपर्डी क्यों है? क्यों? घटपर्डी ये घड़ा की तरह होता है, ये एक इसका जो मुख होता है ना, वो बिल्कुल कुंभ की तरह होता है, घड़े की तरह, इस तरह का। और इसमें होता है एक छोटा ढक्कन। तो जब भी कोई कीट आता है ऊपर, कीट यहाँ बैठता है, जैसे बैठेगा वैसे चिपक जाएगा, और घड़े का जो ढक्कन का मुख है वो हो जाता है बंद। तो फिर उसका जो कीट इसमें अंदर चला जाता है, और इस कीट को पचा करके ये पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। इसलिए कहते हैं कीटवची पौधे, कीटवची जो कीटों का भक्षण करें। एग्जाम्पल आपका है घटपर्डी। पॉइंट 19, पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। यानी हल्दी कहाँ से मिलती है? जो हल्दी का वो पौधा होता है उसमें हल्दी कहाँ से मिलती है? हल्दी मिलती है हमें तने भाग से, तना से। हल्दी कहाँ से मिलती है? पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग प्रकंद है। दो चीज़ हम काम किए हैं। पहली बात, हल्दी कहाँ से प्राप्त की जाती है, यानी हल्दी पौधे के किस भाग से मिलती है, या आता है तो प्रश्न तो लिखेंगे हल्दी पौधे के तने भाग से। कहाँ से? तने भाग से। तो हल्दी पौधे के तने भाग से प्राप्त की जाती है, और हल्दी का जो खाने लायक भाग है उसको हम कहते हैं प्रकंद। यानी पौधे का खाने भाग क्या होता है? प्रकंद होता है। पॉइंट नंबर 20, वीनस की फूलों की डलिया या फूलों की टोकरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा मिल जाता है कि वीनस की फूलों की डलिया किसे कहते हैं? वीनस की फूलों की डलिया किसे कहते हैं? इसका आंसर है यूप्लेकटेला। क्या है? यूप्लेकटेला। यूप्लेकटेला को वीनस की फूलों की डलिया भी कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 21 चलेंगे। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता, फिर भी श्वसन करता है वो। एक हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें खून नहीं है। हाइड्रा में रुधिर नहीं है, खून नहीं है, लेकिन फिर भी वो सांस लेता है। ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें खून नहीं है, ब्लड नहीं है, फिर भी वो सांस लेता है? तो उसका नाम होगा हाइड्रा। क्या नाम इसका? हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता, फिर भी वो श्वसन करता है। अब है पॉइंट नंबर 22, फीता कृमि में पाचन तंत्र नहीं होता है। यानी प्रश्न आता है कैसा कौन सा जीव है जिसमें
पाचन तंत्र ही नहीं है, यानी जो पचाने की है ही नहीं इसमें, तो वो है आपका फीताकृमि, यानी फीताकृमि में पाचन तंत्र नहीं होता है। अच्छा, फीताकृमि होता क्या है? ये फीताकृमि होता है परजीवी है, तो ये मनुष्य की शरीर में अंदर पाया जाता है। और क्यों होता है ये होता है सूअर का अध पका मांस खाने से। जो सूअर का कम पका हुआ मांस खाते हैं उनके अंदर फीताकृमि होता है। और नाम इसका फीताकृमि क्यों है? क्यों, जिस तरह होता है ना फीता, ये बिल्कुल फीते जैसा होता है, जगह जगह से खंड मिलेंगे और देख के लगेगा कि जो बिल्कुल फीता है, इसलिए इसको कहते हैं फीताकृमि। और ये क्यों होता है? ये सूअर का कच्चा मांस जो खाता है उसके अंदर फीताकृमि होता है, और ये हुए हमारे परजीवी हैं, यानी जो स्वयं जो दूसरे पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं परजीवी। यानी हमारे मनुष्य शरीर में अंदर रहते हैं और हमारे शरीर से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं परजीवी। पॉइंट नंबर 23, एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस एक लिंगी व अंतः परजीवी होता है। देख 2-3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक लिंगी जीव, एक होते हैं द्विलिंगी जीव, ठीक है ना। एक लिंग जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो नर अंग होगा या मादा अंग होगा। लेकिन एक होते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी उसे बोलते हैं जिसमें नर और मादा दोनों के अंग होते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयलिंगी। तो एस्कैरिस कैसा है? एस्कैरिस एक लिंगी है और अंतः परजीवी है। एस्कैरिस क्या है? इसे बोलते हैं हम पेट के कीड़े हैं। बच्चों निकलते हैं, जब बच्चे ज़्यादा मीठा वगैरह खाते हैं तो उनकी जो निकलते हैं लंबे लंबे इस तरह सफ़ेद आकार के हैं, तो उन्हें बोलते हैं, जब कहते हैं कीड़ों की दवा, जब कीड़ों की दवा खाते हैं तब वो निकलते हैं, तो उन्हें जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं एस्कैरिस। क्या बोलते हैं? एस्कैरिस। और ये एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब इस तरह होते हैं एस्कैरिस। इसमें नर भी होते हैं और मादा भी होती है। और ये परजीवी है कि हमारे आंतों में चिपके रहते हैं और हमारे वहीं से अपना आहार लेते रहते हैं, यानी परजीवी हैं ये। तो एस्कैरिस एक लिंगी व अंतः परजीवी होता है। जो पेट के कीड़े होते हैं ना उनको बोलते हैं हम एस्कैरिस। अब है पॉइंट नंबर 24, केंचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंचुए मित्र किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे तो हम टिक लगाएंगे केंचुए पर। तो केंचुआ किसानों को मित्र कहते हैं क्योंकि यह भूमि को सरंध्री बनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन को बढ़ाता है। ये अंदर की मिट्टी को बाहर ले आता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, ये खा करके फिर उसे निकालता है। इस तरह वो जमीन को सरंध्र यानी छिद्रित कर देता है, जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो केंचुआ क्या है? ये केंचुआ है किसानों का मित्र। हो गया पॉइंट नंबर 24। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 25। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में, अब चींटी आप देखी होंगी, एक चींटी होती है काली, एक होती है लाल। तो ये लाल चींटी हैं, उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल का यह फॉर्मूला इसका होता है HCOOH। ये किसका फॉर्मूला है? HCOOH। ये फॉर्मूला है फॉर्मिक अम्ल का। क्योंकि चींटी को बोलते हैं, चींटी नाम क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं चींटी को? फॉर्मिका। तो इसीलिए फॉर्मिका से बनाया इसका फॉर्मिक अम्ल। तो जो लाल चींटियां हैं उनमें कौन सा एसिड मिलता है? उसमें फॉर्मिक एसिड यानी HCOH पाया जाता है। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा में अक्सर आता है, चाहे कोई परीक्षा हो। मलेरिया रोग के फैलने का क्या कारण है? ये मलेरिया होता है ना, मलेरिया बुखार कब कभी देख बुखार आता है हमें, उसको बोलते हैं मलेरिया बुखार। तो मलेरिया बुखार होता क्यों है? तो ये होता है, आप भी सभी उत्तर जानते होंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मच्छर कौन सा होता है? मच्छर तो सभी होते हैं, लेकिन केवल जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी तभी मलेरिया होता है। इसके अलावा और भी मच्छर काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। हर मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता है। ध्यान रखें इसको, जो मच्छर मलेरिया वाला होता है मादा एनाफिलीज, यानी मलेरिया किस कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। पॉइंट नंबर 27, केकड़े में कितने पैर होते हैं? याद देख लीजिए, केकड़े में 10 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 10 पैर, यानी 5 इधर और 5 इधर।
टोटल हो गए 10 पैर, तो कह सकते हैं 5 जोड़ी या 10 पैर, ठीक है ना। तो केकड़े में 5 जोड़ी या 10 पैर होते हैं, यानी केकड़े में 5 पैर होते हैं लेफ्ट में और 5 पैर होते हैं राइट में, टोटल पैर हो गए 10। ये पैर वाला क्वेश्चन कभी आ जाता है परीक्षा में। पॉइंट नंबर 28, देखिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती। कहते हैं कीट पतंगे, हमें लगता है कि मकड़ी है वो भी कीट होगी, लेकिन नहीं, हमको कीट तो अधिकांश है ही है, लेकिन हमको वो याद रखना जो कीट नहीं है। केवल कीट नहीं है वो तो बहुत कम है, लेकिन कीट काफ़ी है, तो वो याद रखो ना जो कम संख्या में। तो मकड़ी है आपकी, ये मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती, यानी मकड़ी है वो कीट नहीं है। जबकि तितली कीट है, तिलचट्टा जिसे हम बोलते हैं कांकरोच, ये भी कीट है, मच्छर है ये भी कीट है, जो उड़ते हैं सारे वो सब इत्यादि सब कीट है, लेकिन हमारी मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती। इसका ध्यान रखिए, मकड़ी जो जाला बनाती है, कोने में फंसाती है छोटे छोटे मच्छर वगैरह को, तो ये मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती, मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती, और तितली तिलचट्टा मच्छर इत्यादि सभी कीट वर्ग में आते हैं। पॉइंट नंबर 29, जुगनू के बारे में सुना होगा आपने। ये रात में चमकपन करता है, ये रात में जो उड़ता है तो एक तरह से लाइट दे करके ये उड़ता है, हरी जैसी लाइट होती है, नीली हरी लाइट कुछ तो उसे बोलते जुगनू, कहते हैं जुगनू रात चमकते हैं। तो जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है, जुगनू एक कीट है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 30, केंचुए में श्वसन। क्या था? केंचुए में श्वसन किस द्वारा होता है? जाते हम श्वसन किससे करते हैं? फेफड़े द्वारा। हम श्वसन किससे करते हैं? फेफड़े द्वारा। लेकिन जो केंचुआ है वो सांस किससे लेता है? वो फेफड़े सांस नहीं लेता, केंचुआ सांस लेता है अपनी त्वचा द्वारा। केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है तथा इसका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यानी क्या निकालता है? ये यूरिया। ये क्या है? यूरिया। इसलिए केंचुए को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। केंचुए को हम किसानों का मित्र कहते हैं, क्यों? ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो केंचुए में श्वसन किस द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है, और इसका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। क्या है? यूरिया। सूत्र यूरिया के बारे में क्या होता है आपको? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है आपका। पॉइंट चलते हैं पॉइंट नंबर 31 की तरफ। मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। यानी हार्ट में क्या है? हार्ट में हमारा शुद्ध रक्त आना चाहिए, लेकिन मछलियों में क्या होता है? मछलियों का जो हार्ट होता है उनके हार्ट में अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं होता उनका ब्लड, तो मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये पॉइंट से बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। पॉइंट नंबर 32 पे चलते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग के विलुप्त जंतु हैं। यानी डायनासोर है, जैसे आई थी एक पिक्चर आई थी, देखा होगा आपने, जोरासिक पार्क। जोरासिक पार्क में क्या था? इसमें डायनासोर दिखाए थे, बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे डायनासोर, ठीक है ना, जो हाथियों को ऐसे मसल ने पकड़ के। तो डायनासोर किसका है? ये सरीसृप वर्ग का है, और कैसा? विलुप्त जंतु है, यानी अब डायनासोर पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। जो पृथ्वी बिल्कुल एक भी संख्या में नहीं है उन्हें कहते हैं विलुप्त, यानी लुप्त हो चुके हैं। लेकिन किस वर्ग का है? ये सरीसृप वर्ग का विलुप्त जंतु है। कौन? डायनासोर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 33 की तरफ। एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है? ये अजगर, ये एनाकोंडा अजगर है, संसार का सबसे भारी सर्प है। कैसा? एनाकोंडा क्या है? और एक फिल्म भी देखी होगी एनाकोंडा में। तो एनाकोंडा क्या है? ये एनाकोंडा संसार का, एनाकोंडा अजगर संसार का सबसे भारी सांप है, सबसे भारी सर्प है। चलिए पॉइंट नंबर 34 की तरफ। वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब जो रैंक कर चलते हैं, जो रैंक कर चलते हैं पेट के बल, वो जो रेप्टाइल।
तो वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टाइल क्या है? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ को सबसे बड़ा रेप्टाइल माना गया है। इससे बड़ा रेप्टाइल कोई है नहीं जो रेंग कर चलता है पेट के बल, है क्या नहीं? तो वर्तमान में इस समय संसार का सबसे बड़ा रेप्टाइल क्या है? वो है अपना मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। पॉइंट नंबर 35 सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। चलते हैं पॉइंट नंबर 36 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने कई बार देखा होगा। संसार का सबसे बड़ा स्तनी यानी सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? संसार का सबसे बड़ा वो है हमारी ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनी पूछे, स्तनी या स्तनधारी, तो वो है आपकी ब्लू व्हेल। और सबसे छोटा स्तनी पूछे, सबसे छोटा स्तनधारी, तो वो है आपकी छछूंदर। छछूंदर होती है ना, घरों में आ जाती कभी कभी, तो वो है आपकी छछूंदर। तो सबसे छोटा स्तनी क्या है? छछूंदर। और सबसे बड़ा स्तनी क्या है? ब्लू व्हेल। परीक्षा जी पूछा है संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी या स्तनी प्राणी कौन है? तो वो है आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो समुद्र में होती है। और सबसे छोटा स्तनी स्तनधारी वो है आपकी छछूंदर। आपने ये तो पढ़ा होगा ब्लू व्हेल, लेकिन आपने छछूंदर शायद न पढ़ा हो। तो सबसे छोटा अगर आ जाए तो क्या है? छछूंदर सबसे छोटा स्तनी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 37 तरफ। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु यानी स्थल पर, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो उसका आंसर है हाथी, एलिफेंट। संसार का सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला जंतु जानवर कौन सा है? वो है आपका हाथी या एलिफेंट। तथा सबसे बड़ी वास्तविक मछली, अगर ये वास्तविक वर्ड आ जाए, सबसे बड़ी वास्तविक मछली, तो वो है आपकी व्हेल शार्क मछली। कौन सी? व्हेल शार्क मछली। बस में आप देखिए वास्तविक वर्ड जरूर होना चाहिए। वास्तविक, सबसे बड़ी और वास्तविक मछली पूछे तो व्हेल शार्क मछली है। और सबसे बड़ी स्तनधारी पूछे तो ब्लू व्हेल है। अंतर समझिए, अगर स्तनी सबसे बड़ा स्तनी पूछ रहा है, स्तनधारी पूछ रहा है, तो वो ब्लू व्हेल है। लेकिन सबसे बड़ा वास्तविक मछली पूछ रहा है तो व्हेल शार्क मछली है। और सबसे बड़ा स्त्री जंतु हाथी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 38 की तरफ। सबसे छोटी वास्तविक मछली है? अभी क्या पढ़ा था इससे पहले आपने? सबसे छोटी वास्तविक मछली फिलीपीन की गोवी मछली है। यानी अभी अपने आप ये पढ़ा था कि सबसे बड़ी वास्तविक मछली आई है, तो क्या पढ़ेंगे? व्हेल शार्क मछली। और सबसे छोटी वास्तविक मछली पूछे तो कौन है सबसे छोटी वास्तविक मछली? ये फिलीपीन देश की है और उसका नाम है गोभी मछली। इंटरेस्टिंग नाम है क्या नहीं? गोभी, जो खाते हैं गोभी है, तो गोभी मछली। ये गोभी मछली सबसे छोटी वास्तविक मछली है। इसकी लंबाई जानते कितनी होती है? 10 mm मात्र, यानी 10 मिलीमीटर। कितना छोटा होता है 10 मिलीमीटर है? तो संसार की दो चीज याद रखिए, ये तीनों कन्फ्यूजन न करें आप, क्लियर रखें बात को कि संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? वो है आपकी ब्लू व्हेल। सबसे छोटे स्तनधारी छछूंदर। सबसे बड़ी वास्तविक मछली आ जाए तो व्हेल शार्क मछली। और सबसे छोटी वास्तविक मछली वो है आपकी गोभी मछली। और स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जंतु है आपका हाथी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 39 की तरफ। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? उसको बोलते हैं हम शुतुरमुर्ग। आपने उसमें देखा ही होगा, इस तरह उसकी लंबी सी उसकी गर्दन होती है, चोंच, लंबी सी गर्दन और छोटी चोंच और भारी शरीर। तो सबसे बड़ा पक्षी क्या है संसार का? उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच और हिंदी में आपका है शुतुरमुर्ग। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपका कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और ये आ जाए इसमें साथ में कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी, बहुत छोटा पक्षी, उसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। कौन सी सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड।
सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। चलते हैं पॉइंट नंबर 40 की तरफ। विशाल दल बनाकर देशांतरण करते हुए खरीफ फसलों को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? टिड्डी। यानी टिड्डी एक ऐसा वो है जो क्या करता है? देशांतरण। यानी आपने कुछ समय पूर्व देखा होगा, ये मोबाइल वगैरह में भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे कि टिड्डी दल पाकिस्तान से आता है उधर से, और पाकिस्तान से होते हुए और पूरी जहाँ भी रास्ते में जितनी फसल मिलती हैं उन सबको चौपट कर देता है खा के। ये यानी जहाँ रुक गया, अगर फसल पर रुक गया तो समझ लिया अभी फसल चौपट हो गई। उसने टिड्डी दल, फेमस है टिड्डी दल। और ये एक देश से दूसरे देश में आता है, यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से आता है और सब पूरा फसल को बर्बाद करते हुए आता है ये। तो विशाल दल बनाकर देशांतरण यानी एक देश से दूसरे देश में करते हुए खरीफ फसलों को हानि पहुंचाने कीट का नाम क्या है आपका? वो है आपका टिड्डी। पॉइंट नंबर 41, एपीकल्चर। प्रश्न, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है। प्रश्न आएगा एपीकल्चर किस संबंधित है? आएगा कीट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, एक पालन को और दे देंगे। तो एपीकल्चर है वो संबंधित है आपका मधुमक्खी पालन से। अरे मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। पॉइंट नंबर 42, सब्जियों तथा पुष्पों के परागण में मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान है। अगर सब्जी और पुष्प में जो लगते हैं, फल लगता है उसमें फूल आता है, तो ये परागण क्रिया होती है। ये परागण में मधुमक्खियों का सबसे अधिक योगदान है। अगर मधुमक्खी नहीं है, परागण क्रिया नहीं होगी तो हमारा वो चीज़ विकसित रूप में हमारा कभी नहीं आ सकता, ना फूल बनेगा ना फल बनेगा। तो ये सब होता है परागण द्वारा। और परागण सबसे ज़्यादा कौन करती हैं? हमारी बीज यानी मधुमक्खियाँ। तो सब्जियों के जितनी सब्जियाँ हैं और सब्जियों और पुष्पों यानी फूलों के जो परागण में है उसमें जो सबसे अधिक योगदान है वो है हमारा मधुमक्खी का। पॉइंट नंबर 49 तरफ चलते हैं। कौन सी वस्तु एक कीट के शरीर का स्राव है? एक कीट के शरीर का वो स्राव है, वो चीज, वो क्या चीज है? तो वो है आपका लाख आपने सुना होगा। जैसे कहीं किसी को सील करना हो ना, तो लाख लगा करके गर्म करके उस पर और उसे मोहर से उसे सील कर देते हैं। किसी लिफाफे सील करना है या किसी के मकान सील करना है तो किसी पर लाख का, ये थोड़ी रेड कलर में आती है, बत्ती सी बनी हुई। तो जैसे पांडवों को जलाने के लिए क्या किया दुर्योधन ने? वो लाख का महल बनवाया था। समझ के बात, अब पहुंच गए बाप, तो वही लाख है जी। तो कौन सी वस्तु वो लाख क्या है? एक कीट के शरीर का स्राव है। लाख क्या है? कीट के शरीर का स्राव क्या है? लाख। अगला पॉइंट 43 चलते हैं। झारखंड राज्य देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य है। प्रश्न आ जाए, देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम। तो हम देंगे झारखंड। ये झारखंड राज्य है वो लाख उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं पॉइंट नंबर 45 की तरफ। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जो पक्षी जल में तैरते हैं, जैसे बतख मान लीजिए, बतख जल में तैरती है, तो इनकी क्या खासा होती है? तो इनकी विशेषता होती है जाल युक्त पैर हैं। यानी पहले जैसे हमारे हैं हमारी जो उंगली है, जैसे पैर मान लो, इसमें क्या है, अब हम क्या है तैरने में हमें थोड़े तैर तो लेते हैं मनुष्य, लेकिन दिक्कत होती है उनके बीच जाल होता है। आप गौर करें तो इस तरह कि यहाँ से होगा यहाँ तक जाल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह जाल होता है उनके, ताकि उनको तैरने में आसानी हो। तो क्या व्यवस्था होती है तैरने पक्षियों में? जाल युक्त पैर होते हैं, उनके पैरों में जाल होता है जिससे उनको तैरने में आसानी होती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 46 तरफ। चोंच किससे बनती है? चोंच किसमें होती है? पशु में तो होती नहीं है, मनुष्य में नहीं होती है। किसमें चोंच होती है? पक्षियों में लंबी चोंच होती है। वो चोंच बनती किससे है? ये उसका जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा ही रूपांतरित होकर के उस जबड़े से ही चोंच बन जाती है। तो चोंच किससे बनती है?
तुम टिक लगाएंगे जबड़े से, इस जबड़े से ही वो चोंच बनती है। पॉइंट नंबर 47, शहद की मक्खी का विष होता है, यानी जो मक्खी, जो मधुमक्खी, जिसे मधुमक्खी बोलते हैं ना, जो शहद बनाती हैं, उनका जो विष होता है वो कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय। तो विष होता है अम्लीय, यानी एसिड नेचर का। चलते पॉइंट नंबर 48 की तरफ। पांडा, पांडा बहुत सुंदर होता है, देखा होगा आपने ना, भालू ऐसा गोल मटोल। तो पांडा किसके कुल का पशु है? जो पांडा होता है वो किसके कुल का पशु है? तो ये है भालू कुल का। किस कुल का? भालू कुल का, यानी पांडा भालू कुल का पशु होता है। चलते पॉइंट नंबर 49 की तरफ। किसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी सांस लेता है? कौन ऐसा है जिसमें खून है ही नहीं बिल्कुल, जिसमें रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता, लेकिन श्वास पर श्वास लेता है? उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लड बिल्कुल नहीं होता लेकिन फिर भी श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉइंट नंबर चलते 50 की तरफ। झींगे के हृदय में क्या होता है, कैसा रक्त होता है? तो झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। किसमें होता है? झींगे में। दोनों तरह सकते हैं कि झींगे के हृदय में रक्त कैसा होता है, तो ऑक्सीजनित रक्त होता है, या ऑक्सीजनित रक्त किसमें होता है, तो लिखेंगे झींगे में। और अब चलते हैं इस चैप्टर 8 के अंतिम प्रश्न की ओर। 51, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह है नामकुन। एक जगह का नाम है नामकुन, और नामकुन जो जगह है वो है रांची में। कहां पर? रांची में। तो नामकुन रांची में आपका बना हुआ है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। इस पर आपका सुपर टेट में चैप्टर 8 जीवों की दुनिया, ये आपका पूरा हुआ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और लाइक तो करें ही, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको ये लाभ मिले। और मेरे चैनल आर के मत्रा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।